नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की स्टोरी का ताल्लुक राजधानी दिल्ली से है। इसी साल की घटना है। 22 अक्टूबर को भागीरथ नाम का एक शख्स शाम के वक्त करोल बाग पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। आप सब जानते हैं, करोल बाग का नाम हर किसी ने सुना होगा। ये दिल्ली की एक लोकेलिटी है, लेकिन चूंकि एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट एरिया है तो करोल बाग का काफ़ी नाम है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो खैर, करोल बाग पुलिस स्टेशन में भागीरथ नाम का शख्स पहुंचता है शाम के वक्त और ये बताता है कि एक रोज़ पहले यानी 21 अक्टूबर को उसका बेटा अपने घर से काम के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और इसके बाद वो घर लौट कर नहीं आया। तकरीबन 24 घंटे होने वाले थे उसके बेटे को घर से निकले हुए और एक तरह से खोए हुए। तो पुलिस को जब ये जानकारी मिली, पुलिस को जब ये इत्तला मिली, तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और भागीरथ से पूछा कि बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है। तो भागीरथ ने बताया कि मेरा बेटा करोल बाग के इलाके में ही गफ्फार मार्केट में मोबाइल एक्सेसरीज़ की एक दुकान में काम करता है। गफ्फार मार्केट जो है वो अपने आप में बहुत मशहूर जगह है। दिल्ली तो छोड़िए, मेरे ख्याल से ये भारत का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है और कुछ लोग दावा करते हैं कि शायद एशिया में भी गफ्फार मार्केट के इतना बड़ा कोई मोबाइल फ़ोन का ख़रीदने बेचने का कोई हब या कोई मार्केट नहीं है। तो खैर, इसी गफ्फार मार्केट में भागीरथ का बेटा काम करता था और वो तकरीबन 24 घंटे से गायब था। उसका मोबाइल फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और इस लड़के का नाम था मनीष उर्फ विष्णु और उम्र थी 22 साल। पुलिस अभी रिपोर्ट दर्ज ही कर रही थी और पूछताछ कर रही थी विष्णु के पिता से, मनीष के पिता से। तो वो ये बता रहे थे कि बेटे का मोबाइल फ़ोन तो खैर स्विच ऑफ है, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर अपने बेटे को बहुत ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें उनके बेटे की कार के बारे में पता चल गया है। जिस कार से वो काम पर गया था, वो कार धौला कुआं इलाके में लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली है और कार की पिछली सीट पर कुछ खून के धब्बे हैं। ये बात भागीरथ खुद बता रहा था अपने बेटे के बारे में और बेटे के कार के बारे में। तो करोल बाग की पुलिस ने जब ये सुना तो करोल बाग की पुलिस भी थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि अब तक मामला गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन जिस तरह से कार लावारिस मिली थी, पिछली सीट पर खून के धब्बे मिले थे और गायब लड़के का पिता खुद इस बात का खुलासा कर रहा था, तो करोल बाग पुलिस को लगने लगा कि कहीं मामला कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा पेचीदा ना हो, कोई अनहोनी ना हो गई हो। तो पुलिस ने फ़ौरन FIR दर्ज की और इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले जो है धौला कुआं पुलिस से ही बात की, करोल बाग पुलिस ने, और ये इंश्योर करने की कोशिश की कि वाकई धौला कुआं में इस तरह की कोई कार मिली है या नहीं। और धौला कुआं की पुलिस ने करोल बाग पुलिस को कंफर्म कर दिया कि हाँ, यहाँ एक कार मिली है और उस कार की पिछली सीट पर खून के धब्बे या छींटे भी हैं। तो इनिशियली जो है भागीरथ की बात पुलिस को सही लगने लगी और पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन के बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन ये पता चला कि मोबाइल फ़ोन एक रोज़ पहले से, यानी जिस दिन वो लड़का गायब हुआ था 21 अक्टूबर, उसी दिन से लगातार स्विच ऑफ था। अब पुलिस के पास टेक्निकल सर्विलांस ही जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ज़रिया था इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का। और टेक्निकल सर्विलांस दो चीज़ों से हो सकता था, एक तो मोबाइल फ़ोन का CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा कर, और दूसरा उन जगहों के CCTV फुटेज निकालकर जिन जगहों पर मनीष के आने जाने की बात कही जा रही थी। तो पुलिस ने CDR भी निकलवाई और CCTV फुटेज गफ्फार मार्केट का भी निकलवाया, जहां उसका घर है मनीष का, उसके घर के आसपास का भी निकाला, और जिस जगह पर वो कार लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली उस रूट के भी CCTV फुटेज की स्कैनिंग पुलिस ने शुरू की। हालांकि इतने सारी जगहों की CCTV फुटेज की स्कैनिंग करना और एग्जैक्टली उसी एंगल का CCTV फुटेज मिल जाना जिस एंगल पर इस लड़के की कोई एक्टिविटी कैमरे में फोकस हुई हो या कैद हुई हो, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो पुलिस अभी उस एक्सरसाइज में लगी हुई थी और साथ में पुलिस की एक टीम CDR की एनालिसिस कर रही थी, यानी मोबाइल फ़ोन में मनीष की किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, ये पुलिस जानने समझने की कोशिश कर रही थी। तो खैर, CCTV फुटेज से तो कोई बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट जानकारी पुलिस को नहीं मिली शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन CDR की एनालिसिस से पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट
जानकारी थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और वो जानकारी ये थी कि ये जो मनीष है उसके साथ उसके मोबाइल पर 2 नंबरों से बहुत फ्रीक्वेंटली बातचीत हो रही थी अपनी गुमशुदगी के पहले। और ये 2 नंबर जो है वो राजस्थान के चुरू ज़िले के थे। पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि मनीष की गुमशुदगी से इन 2 नंबरों का कोई ना कोई रिलेशन हो, क्योंकि जितनी बातचीत की फ्रीक्वेंसी है और गायब होने से पहले भी जिस तरह से इन 2 नंबरों पर मनीष की लगातार बात हो रही थी, तो ज़रूर इनका मनीष की गुमशुदगी से कोई ना कोई चक्कर, कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। तो पुलिस जो है, पुलिस की टीम ने एड्रेस तो खैर पुलिस को पता चल ही गया था। पुलिस ने इन दोनों मोबाइल फ़ोन के जो ओनर्स हैं उनके बारे में भी पुलिस ने पता किया। इनमें एक का नाम था संजय बुच्चा और दूसरे का नाम था सीताराम सुतार। तो इनकी उम्र भी जो है मनीष के उम्र के आसपास की ही थी। ये भी 22 से 26 साल के बीच के नौजवान लड़के थे और चुरू में रहते थे। तो जैसे ही पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली, फ़ौरन करोल बाग पुलिस की एक टीम चुरू राजस्थान के लिए रवाना हो गई 22 तारीख की रात तक। और अगले दिन यानी 23 तारीख होते होते राजस्थान के चुरू में इनका जो घर है, संजय बुच्चा और सीताराम 2 लोग, इन दोनों के घर में पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने इनसे मनीष के बारे में और उसकी गुमशुदगी के बारे में पूछताछ शुरू की और दोनों ने पहले अपने तौर पर खूब ड्रामा किया। दोनों कहते रहे कि उन्हें नहीं पता क्या बात है, आप कैसे पूछ रहे हैं, हमारी बातचीत तो होती है, हमारा दोस्त है, लेकिन हमें नहीं पता मनीष कहाँ गया, इस तरह की बातें। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और पुलिस ने बताया कि तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पर फ्रीक्वेंटली मनीष की बातचीत न सिर्फ रिकॉर्डेड है बल्कि तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है वो भी दिल्ली में नज़र आ रही थी 21 तारीख को, जिस रोज़ वो गायब हुआ था, तो ज़्यादा स्मार्ट बनने और होशियार बनने की कोशिश मत करो, फ़ौरन बताओ। तो दोनों लड़के जब फंस गए तो उन्होंने ये मान लिया कि मनीष की गुमशुदगी में उन्हीं का हाथ है और उन्होंने मनीष का कत्ल कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा था। पुलिस ने अब दोनों लड़कों को फ़ौरन अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद अपने साथ दिल्ली लेकर आई। इस बीच पुलिस जो है इन दोनों लड़कों से पूछताछ करती रही। पूछताछ में संजय बुच्चा का जो प्रोफाइल पुलिस को पता चला, उसके मुताबिक संजय बुच्चा कोलकाता में एक शेयर ब्रोकर या शेयर ट्रेडर के साथ उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। जबकि ये जो सीताराम नाम का लड़का है ये भी चुरू का ही रहने वाला था और जैसा कि आपको पता है संजय भी चुरू का ही रहने वाला था, तो ये कॉमन फ्रेंड्स थे। और ये जो मनीष है इसके बारे में संजय और सीताराम से जब पूछा गया कि भाई तुम लोगों ने मनीष की हत्या क्यों की, तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ है। असल में संजय और मनीष की मुलाकात के बीच में एक लड़की थी। एक लड़की के ज़रिए संजय और मनीष की आपस में दोस्ती हुई थी। ये जो लड़की है ये पहले मनीष की, जिसकी हत्या हुई, उसके काफ़ी क्लोज थी और उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। लेकिन बाद में मनीष उसकी ज़िंदगी से आउट हो गया और उसकी ज़िंदगी में संजय की एंट्री हो गई। जब संजय उस लड़की की ज़िंदगी में आया उसके बाद संजय जो है लड़की को लेकर पॉजिटिव हो गया और वो मनीष को उस लड़की से दूर रहने के लिए बार बार कहता रहा। बेसिकली वो लड़की अब संजय की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और संजय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो मनीष से अब कोई बातचीत करे। अपनी गर्लफ्रेंड को तो खैर वो जो समझाता होगा, बोलता होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन मनीष को वो बार बार कहता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहा करो। लेकिन मनीष जो है वो लगातार उस लड़की के संपर्क में रहता था और उससे बातचीत भी करता रहता था। तो एक लव ट्रायंगल टाइप का सिनेरियो यहाँ पर था। जब कई बार बोलने के बाद भी मनीष ने उस लड़की से कोई दूरी नहीं बनाई तो फिर संजय ने यह तय किया कि अब वो मनीष की हत्या कर देगा और इस हत्या में उसने सीताराम की मदद मांगी। सीताराम जो कि उसका पुराना दोस्त था वो इस बात के लिए राज़ी हो गया और सीताराम और संजय ये दोनों लोग मनीष की हत्या करने के इरादे से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली आने के बाद 21 अक्टूबर को उन्होंने मनीष से मिलने के लिए उसको बुलाया। मनीष को ये नहीं पता था कि ये दोनों उसका मर्डर करने के लिए आए हैं। ये दोनों उसके कॉमन फ्रेंड थे, चुरू से ही इनका भी ताल्लुक़ था। तो
मनीष जो है करोल बाग में जहाँ पर वो काम पर गया था वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी लेकर इनके पास पहुँचा। करोल बाग में ही एक रोड है जिसका नाम है पदम सिंह रोड। तो पदम सिंह रोड में ये दोनों लड़के इंतज़ार कर रहे थे। मनीष गाड़ी लेकर वहाँ आया और तीनों जो है पहले गाड़ी में बैठकर देर तक बातें करते रहे। इसके बाद पीने पिलाने का दौर चलता रहा और चूंकि दोनों लड़कों के दिमाग में पहले से साजिश थी कि वो मनीष को काबू करेंगे और उसकी जान लेंगे, तो उन्होंने मनीष को थोड़ी ज़्यादा शराब पिलाई और मनीष शराब पीने के बाद थोड़ा सा टिप्सी भी हुआ और बेकाबू भी हुआ। अपने आप पर से कंट्रोल उसका ख़त्म हो रहा था। इसी बीच ये जो लड़का था संजय बुच्चा, उसने मनीष को एक और चांस देने का फ़ैसला किया और उसने मनीष से ये कहा कि उसके मोबाइल फ़ोन में उसकी और उसके गर्लफ्रेंड की, मनीष की और संजय की गर्लफ्रेंड की जो भी तस्वीरें हैं वो उन तस्वीरों को अभी उसके सामने डिलीट कर दे और इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करे, ताकि आगे जो है मनीष कभी उस लड़की से ना तो बात करे और ना मिले। लेकिन मनीष इस बात के लिए तैयार नहीं था, वो रिलक्टेंट था। संजय की और सीताराम की ये बात वो नहीं मान रहा था। ऐसे में संजय और सीताराम को गुस्सा आ गया और उनके दिमाग में जो प्लानिंग कत्ल की थी उसको फाइनली उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। उन्होंने क्या किया, उसी कार में गला घोंटकर मनीष की हत्या कर दी। और 21 अक्टूबर का ये दिन था। आपको याद होगा कि दिवाली के आसपास की ये तारीख है। मुझे एग्जैक्ट दिवाली की तारीख तो अभी याद नहीं, लेकिन उन्हीं दिनों दिवाली थी। तो हत्या करने के बाद फिर लाश को डिस्पोज ऑफ करना यानी निपटाना संजय के लिए और सीताराम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और दिल्ली उनके लिए एक नया शहर भी है, क्योंकि दिल्ली में तो वो रहते नहीं हैं, वो चुरू के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बहुत परेशान रहे कि कैसे वो मनीष की लाश निपटाएं। और जहाँ भी वो जाते थे, चूंकि दिवाली की चकाचौंध थी, रोशनी बहुत ज़्यादा थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि डेड बॉडी वो कहाँ पर फेंके। और इस तरह कार की पिछली सीट पर, मनीष की ही कार में पिछली सीट पर मनीष की लाश को रखने के बाद ये दोनों लड़के संजय और सीताराम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 2 घंटे तक चक्कर लगाते रहे और ढूंढते रहे कोई एक ऐसा ठिकाना जहाँ पर वो लाश फेंक सके। और बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली दिल्ली कैंट के इलाके में इन लड़कों को एक सुनसान जगह नज़र आया और वहाँ पर इन्होंने तय किया कि वो इस लाश को फेंक सकते हैं। दिल्ली कैंट में ईएमई हेडक्वार्टर है। बेसिकली दिल्ली कैंट मतलब आप समझ ही सकते हैं कि आर्मी एरिया है और यहाँ पर ईएमई हेडक्वार्टर है। ईएमई हेडक्वार्टर के सामने एक सुनसान सड़क पर एक मैन हॉल था जिसका ढक्कन इत्तेफाक से खुला हुआ था और इन दोनों लड़कों को ये लगा कि वो इस मैन हॉल में मनीष की लाश को फेंक सकते हैं, जिससे लाश से उनका पीछा भी छूट जाएगा और उसके बाद फिर वो अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इस इरादे में वो कामयाब हुए। 21 और 22 तारीख की दरमियानी रात को इन्होंने मनीष की लाश जो है वहीं दिल्ली कैंट एरिया में उस मैनहोल के अंदर फेंकी, डाल दी और उसके बाद उसका वॉलेट, लाश फेंकने से पहले उसने चेक किया और उस वॉलेट में 20,000 रुपये इत्तेफाक से निकले और वो 20,000 रुपये जो है लेकर संजय ने वो रुपए चुरा भी लिए, उसने अपने पास रख लिए और उसका वॉलेट भी वहीं पर फेंक दिया। और इसके बाद संजय और सीताराम ये दोनों कार लेकर वहाँ से आगे बढ़े और धौला कुआं बस स्टैंड के पास इन्होंने उस कार को वहीं पर पार्क कर दिया, लावारिस हालत में छोड़ दिया और वहाँ से उन्होंने राजस्थान चुरू के लिए बस ली और फिर सीधे चले गए अपने अपने घर चुरू में। इसके बाद वो अपने घर में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इधर मनीष के पिता ने रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद पुलिस जो है पीछा करती हुई सीडीआर वगैरह निकाल कर चुरू जा पहुंची, जहां से इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या पेंच और भी है, वो ये कि पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इन लड़कों को गिरफ्तार किया और इन लड़कों ने मनीष के हत्या करने की बात कबूल की, तो पुलिस ने यह कहा कि मनीष का मोबाइल फ़ोन और उसकी लाश, ये सारी चीज़ें तुमने कहाँ फेंकी हैं वो हमें बताओ। उनकी निशानदेही पर ये सारी चीज़ें तफ्तीश के लिए बरामद करनी पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इन लड़कों ने मोबाइल फ़ोन के बारे में तो फ़ौरन बता दिया, क्योंकि उनको याद था मोबाइल फ़ोन उन्होंने करोल बाग के एक इलाके में ही तोड़ने के बाद एक खाली पड़े मकान में फेंक दिया था। तो उस खाली पड़े मकान से पुलिस ने वो मोबाइल फ़ोन तो रिकवर कर लिया, लेकिन जब लाश कहाँ फेंकी ये पूछा पुलिस ने, तो ये दोनों लड़के उस लाश के बारे में नहीं बता पा रहे थे। और
नहीं बता पाने के पीछे बहुत ऑब्वियस सा रीज़न था कि ये दोनों लड़के यहाँ दिल्ली के रहने वाले नहीं थे, तो इसीलिए उनको दिल्ली के रास्तों की सही जानकारी नहीं थी और ऊपर से उस रात को इन्होंने शराब भी पी रखी थी, तो ये ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे। और पुलिस को शुरू में ये लग रहा था कि ये जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने, पुलिस उनसे सख्ती भी कर रही थी, लेकिन तमाम सख्ती और तमाम सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बावजूद वो डेड बॉडी के बारे में नहीं बता पा रहे थे। और तब पुलिस ने और तरकीब लगाई। पुलिस ने गूगल मैप टाइमलाइन निकाला और गूगल मैप की टाइमलाइन निकालने के बाद उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया पुलिस ने, उसकी एनालिसिस की। और उस गूगल मैप की टाइमलाइन के एनालिसिस में इन लड़कों से जो टिप्स मिले कि किस तरफ गए होंगे, कौन सा रास्ता होगा, एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो तो भी बताओ किस तरफ थे, उन इलाकों में पुलिस घूमती रही। और घूमने के बाद कैंट के एरिया में फाइनली इन दोनों लड़कों ने उस जगह को आइडेंटिफाई कर लिया जहां पर इन्होंने लाश फेंकी थी। लेकिन इस काम में पुलिस को बड़ी लंबी चौड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद आखिरकार पुलिस ने उस मैनहोल से मनीष की लाश बरामद की। फिर बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर मनीष के घर वालों को लाश जो है अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। इस तरह से पुलिस ने गुमशुदगी और मर्डर, बल्कि किडनैपिंग और मर्डर के एक सनसनीखेज मामले को सुलझा तो लिया, लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिसमें कातिल कत्ल करने के बाद लाश ही खो बैठे थे, यानी उन्होंने लाश को ऐसी जगह निपटाया था जिसको वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। बहरहाल पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और लव ट्रायंगल में ये एक और कत्ल की कहानी सामने आई जिसमें सारे किरदार जो हैं वो नए उम्र के थे, यानी बिल्कुल यंग बॉयज़, यंग गर्ल। इस घटना से जो भी सबक मिलती है वो तो हम आप सब समझते ही हैं कि इस तरह के रिलेशनशिप जो है बड़े नाजुक होते हैं। हमारे जो भी दर्शक यंग है और अगर वो किसी के साथ इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं और कहीं पर भी अगर कोई इस तरह का विवाद पैदा होता है तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि वो एमिकेबली आपस की समझदारी से एक दूसरे से बात करके या तो इस तरह के रिश्तों से अलग हो जाए या फिर इस तरह के रिश्तों पर ये जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो अपने किसी सीनियर से बात करें और इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। किसी का कत्ल कर देना, किसी को रास्ते से हटाना या किसी को भारी चोट पहुंचाना, इस तरह की कोई प्लानिंग जो है फाइनली इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करती है। देर सवेर हर कातिल पकड़ा जाता है और जेल भी जाता है। इसीलिए प्लीज़ नोट इट कि ऐसा क्या किसी भी मामले में अपराध का रास्ता जो है वो नहीं चुनेंगे। बहरहाल ये मेरा टेक है इस पूरे घटनाक्रम पर। आप इस पूरी कहानी को सुनकर क्या सोचते हैं और आपका नज़रिया क्या है? क्या इस कत्ल की घटना को टाला जा सकता था? क्या होता कि ये इशू रिजॉल्व हो जाता? कैसे होता? अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर आप इस घटना को सुनने के बाद आप कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर भेजिए कमेंट बॉक्स में। मैं उन कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज मैं जिन लोगों ने कमेंट अभी किया है मैं उनमें से कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूं और कुछ कमेंट भी पढ़ता हूं। चेतना मिश्रा जी का कमेंट आया है। इन्होंने लिखा है कि ये कहानी मेरी रोज़ सुनते हैं लेकिन शायद रोज़ कमेंट ऑब्वियसली मतलब कमेंट रेगुलर नहीं कर पाते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका नाम लूं। तो चेतना जी मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और आप हमारे क्राइम तक फैमिली के एस्टीम्ड मेंबर हैं, तो बहुत स्वागत है आपका। प्रोमिला ठाकुर जी का भी कमेंट आया है। अर्शप्रीत संधू जी इन्होंने भी अपनी बात रखी है और बाकी मुश्ताक मीर साहब का कमेंट है। लाइफ ऑफ विलेज के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने बड़ी तारीफ़ की और लिखा है कि मेरी कहानी सुनाने का तरीका जो है बहुत बिंदास है और उन्हें बहुत पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने बहुत जिसे कहते हैं कि पैशन के साथ और बहुत राइटफुली मुझसे ये शिकायत की है कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, तो मैं आज स्पेशली हमारे 3 दर्शकों के नाम का जिक्र करना चाहता हूं। एक तो प्रशांत चक्रवर्ती साहब हैं और एक हैं कौशल पटेल और तीसरे हैं उमर हसन। इन तीनों ही दर्शकों ने बहुत ही प्यार और अधिकार के साथ ये कहा है कि मैं उनका नाम ज़रूर लूं। वो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, कभी कमेंट करते हैं कभी नहीं कर पाते हैं और कुछ इन तीनों में से शायद एक आध सज्जन ने ये भी लिखा है कि वो रेगुलर देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। तो मैं आज इन तीनों की शिकायतें दूर कर देना चाहता हूं और बड़ी विनम्रता से तीनों का नाम भी लेता हूं और तीनों का क्राइम तक पर स्वागत भी करता हूं।
चरणजीत छाबरा जी का भी कमेंट है। इन्होंने कहा है कि सो ट्रेजिक एंड सैड। बेसिकली कल हमने एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी जिसमें हमने बताया था कि एक आदमी जो पीएचडी स्कॉलर था, उसका कत्ल उसके मकान मालिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर दिया था, क्योंकि वो जो पीएचडी स्कॉलर था उसकी फैमिली में कोई नहीं था, वो अकेला था और करोड़ों का अकेला वारिस था। और उसके उस लाखों करोड़ों रुपयों को हड़पने के लिए उसके मकान मालिक ने उसकी जान ले ली थी और उसके टुकड़े कर करके उसकी लाश को 50 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। बहुत ही दर्दनाक कहानी थी और धोखे की कहानी थी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और सारे लोगों ने बहुत अफसोस जताया है इस घटना के बारे में सुनकर। बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें भी लिखी है। छोटे लाल सिंह जी ने लिखा है कि आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में हर किसी को पता नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, खासकर तब जब आपके पास पैसे ज़्यादा हों या अगर आप फ्लॉन्ट करते हो कि आप बहुत अमीर हैं, तो प्लीज़ ये भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए अपनी सुरक्षा का ख्याल ज़रूर रखें और अपने पैसों और अपने अमीरी के बारे में ज़्यादा लोगों को न बताएं। हालांकि जिनकी हत्या गाज़ियाबाद में हुई थी, पिछली कहानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कोई फ्लॉन्ट तो नहीं किया था, लेकिन वो भरोसे में जो है अपने मकान मालिक की बीवी को, जिसे वो अपनी बहन मानते थे, उनसे बहुत क्लोज बातचीत करते थे एक भाई और बहन के तौर पर। और इसी ज़रिए से मकान मालिक को भी ये जो विक्टिम है उसके पैसों के बारे में पता चल गया था और फिर उनकी हत्या हो गई। कौशल पटेल जी का तो हमने जिक्र खैर कर ही दिया। विनय नासवाले जी हैं। मनोज प्रभाकर जी, आप रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। सलवी चेतन, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन्होंने लिखा है कि आपकी स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, आप बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू वेरी मच चेतन जी। नुपुर चक्रवर्ती, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि सिटीजन्स को अपने फ्रेंड सर्कल का दायरा बनाना चाहिए ताकि उनके साथ अगर कुछ होता है तो समय रहते किसी दुविधा में ना पड़े। बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत सही बात कही है। देखिए, जब भी हम अपने लोगों से, समाज से, दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से कट जाते हैं ना, तो फिर हम लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, जिसका कोई भी दुश्मन आसानी से शिकार कर सकता है, उसको शिकार बना सकता है। और ये दौर ऐसा है जिसमें कब, कहाँ, किस तरह से जुर्म जो है वो स्ट्राइक करे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोगों से मिलते मिलाते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। अगर आप एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए भी गायब हो जाए, तो इस दुनिया में कम से कम 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो पूछें कि अरे भाई, आज वो दिख नहीं रहा है, कहाँ गया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले रहने के और एकाकी जीवन जीने के आदी हैं तो प्लीज़ उससे बाहर आ जाइए। ये मेरा भी सुझाव आप लोगों के लिए है। निर्मला बोध के नाम से भी एक आईडी इन्होंने भी कमेंट किया है। दिनेश सहगल साहब हैं और मोहम्मद रेज़ा दाऊद, इनका भी कमेंट आया है। शमीम अहमद साहब हैं। अभिजीत भूमि के, विजेंद्र सिंह जी, आप रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण कुमार दिल्ली से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है और नमस्ते कहा है, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते प्रवीण जी, आपको भी। एडवेंचर आनंदा, विजय मालेगू, यशपाल कौर, अच्छा, यशपाल हालांकि एक मेल नेम है लेकिन साथ में कौर लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। प्लीज़ आप अपने बारे में अगर हो सके तो थोड़ा और बताइएगा। अरे इत्तेफाक से यशपाल कौर जो आईडी है उनका ताल्लुक़ जो है मेरे होम टाउन यानी जमशेदपुर से है। उन्होंने बताया है कि वो अल्कोर होटल है जमशेदपुर में, उसके पास ही उनका घर भी है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे जानकर अच्छा लगा। शम्स इब्राहिम साहब का भी कमेंट आया है और बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम तो नहीं पढ़ सकता एट वन गो। सोनल सिन्हा जी हैं और सुभाष चौहान जी हैं। मोरनी पारिया के नाम से कमेंट है। बिपाशा चौधरी जी हैं और अस्मा हाशमी, इन्होंने भी कमेंट किया है। और नदीम मोहम्मद हैं और साथ में है अर्चना रोकाडे। बिल्कुल, आप भी रेगुलर कमेंट करती हैं और हमारा ये प्रोग्राम देखती हैं, थैंक यू वेरी मच अर्चना जी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपका रिलेशन जो है ज़रूर मध्य प्रदेश से होगा। मध्य प्रदेश में रोकड़े सरनेम के लोग जो हैं वो रहते हैं। प्रोग्रामर टार्जन और प्रशांत पुजारी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके नाम या कमेंट्स आज नहीं पढ़ पाया उनसे माफ़ी।
और सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसी तरह से अपनी बातें लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जब भी मुझे मौका मिलेगा आप सारे लोगों के कमेंट्स कभी ना कभी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि आप जो भी कमेंट्स लिखते हैं मैं एक एक कमेंट पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, और आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।